गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी सेकंड क्लास है बीएससी सेकंड ईयर में फिजिक्स की। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी आपके सिलेबस के बारे में, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका फिजिक्स का थर्ड पेपर, जो कि क्या है हमारा काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो देखते हैं काइनेटिक थ्योरी। तो बेसिकली आपको बता दूं कि काइनेटिक थ्योरी किस चीज पर डिपेंड करती है। तो काइनेटिक थ्योरी में दो अवधारणाएं ली जाती हैं। देयर इज टू कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि ऊर्जा ही ऊष्मा का रूप है। एंड सेकंड अवधारणा इसमें ये ली जाती है कि प्रत्येक पदार्थ आणविक प्रकृति का नेचर का होता है। मतलब कि सबसे पहले उसके दो कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं। पहला कि ऊर्जा ही ऊष्मा का रूप है या फिर ऊष्मा ही ऊर्जा का रूप है। मतलब क्या है, ऊष्मा आपकी हीट एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू ईच अदर, या एक दूसरे का ही एक क्या है फॉर्म है। एंड अनदर वन इज प्रत्येक पदार्थ जो आपका होता है एटॉमिक नेचर का होता है। अब देखिए यहां से ही अवधारणाओं से हमारा स्टार्ट होता है। हमें पता है कि मैटर, कोई भी मैटर अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो तीन रूप में करता है। सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब किस तरीके से काइनेटिक थ्योरी में इन सभी चीजों का आपने क्लासिफिकेशन किया है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक पदार्थ आणविक नेचर का होता है। मतलब इस चीज का ये है, सबसे पहला पॉइंट काइनेटिक थ्योरी का निकल के आता है कि प्रत्येक पदार्थ, हमारी प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ आणविक नेचर का होता है। मतलब कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। मतलब प्रत्येक पदार्थ आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब कि उन्होंने बताया कि भाई जो हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, उनका हमने क्या बोला कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या नाम दिया, हमने अणु नाम दिया। अब अगर अणु नाम दे दिया तो भाई सबसे पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन देखा। सॉलिड में डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो सॉलिड में एटम्स या मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से। वहीं इन्होंने लिक्विड में देखा तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से था। वहीं गैसेस में इनने डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो इस प्रकार से था। तो इन तीनों चीजों पर अलग अलग स्टडी करने पर कुछ पॉइंट्स और सामने आए, तो वो पॉइंट्स हम देखते हैं कैसे। तो जब सबसे पहले उन्होंने सॉलिड को लिया तो उन्होंने देखा कि सॉलिड में अणु होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होती है। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास पास होती है। तो यहां अणुओं की स्थिति के कारण, अणुओं की जो स्थिति है इसके कारण इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी के कारण इन दोनों अणुओं के मध्य इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर
इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी काम करेगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स काम करेगा तो एक अणु है ना अपनी जगह हल्का सा वाइब्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेशन करेंगे। और वाइब्रेशन करने के कारण इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहां से एक नया नाम हमारे सामने आता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो क्या होता है? जब दो अणु परस्पर एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं तो उस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो फिर यहां से बात होती है कि अगर अणु, अब भाई इसमें अणु क्या है? बहुत पास पास है। क्या है? अणु बहुत पास पास है। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स सॉलिड में क्या होता है? SI, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉलिड, NI, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ गैसेस। इसका क्रम इस प्रकार से होता है। कैसा होता है? सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर फोर्स आपका ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, और गैसेज में उससे भी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कम होने के कारण इसके अणु क्या है? दूर दूर है। दूर दूर कण होने के कारण इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। और चूंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स IF समानुपाती होता है 1/r²। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर दूरी बढ़ेगी तो F कम होगा। इसका मतलब क्या होता है? दूरी बढ़ेगी तो आपका F कम होगा, और अगर F बढ़ेगा तो दूरी कम होगी, या दूरी ज्यादा होगी तो F कम होगा। यहां पे दूरी क्या है? कम है, F बढ़ेगा। यहां पे दूरी क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है लिक्विड में सॉलिड से, F क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दुर्बल होता जाएगा। गैसेस में क्या है? जस्ट और ज्यादा है डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब R की दूरी अगर ज्यादा है तो फिर F का मान और क्या होता जाएगा? दुर्बल होता जाएगा। तो यहां से हमने क्रम देखा पाएगा आपके इंट्रामोलिकुलर फोर्स का। अब बात करते हैं हम कि भाई जो यहां पे एक चीज लिख लो, R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, R आपका क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो भाई यहां पे हमें पता चला कि प्रत्येक अणु में, सॉरी प्रत्येक ऑब्जेक्ट में, या फिर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी मैटर है, उसमें किस प्रकार से आपके मॉलिक्यूल्स व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? आपकी पोटेंशियल एनर्जी देखी। प्रत्येक स्थिति के कारण, प्रत्येक अणु की स्थिति के कारण इनमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति के कारण, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, स्टेबिलिटी के कारण, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड द एनर्जी बिकॉज ऑफ, जो आपकी इससे जनरेट होती है मोशन के कारण, द एनर्जी विच इज जनरेट बाय द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई तो क्या होता है कि जो आपका सॉलिड है, तो अगर इसमें मोशन होता है, तो इसको अगर मोशन होगा तो भाई ए और ए बढ़ेगा, ए बढ़ेंगे तो टोटल एनर्जी है इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो हमने बोला एनर्जी काय का रूप है? ऊष्मा का। तो जैसे ही एनर्जी, आपकी टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो आपका पदार्थ क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। सेम यही कंडीशन है कि अगर आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को एनर्जी दो तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, लिक्विड वाला थोड़ा देर से गर्म होता है, और गैस वाला थोड़ा और देर से हल्का सा गर्म होता है। मामूली सा अंतर होता है, ज्यादा नहीं होता है, वरना आप ज्यादा उस पर डीप नॉलेज करने लगो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके, ये पॉइंट्स आपके सामने आए। तो पहला क्या हो गया आपका? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे अणु कहते हैं। सेकंड टॉपिक, प्रत्येक पदार्थ में, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसों में, इनका जो विन्यास रहता है एटम्स का, वो अलग अलग होता है। कैसा होता है? ये है सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका कि इन अणुओं के मध्य एक प्रकार का बल लगता है, जिसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। चौथा पॉइंट है आपका, प्रत्येक अणु की स्थिति के कारण उसमें स्थिति ऊर्जा या फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी
ठीक है, और तथा गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं दोनों ऊर्जाओं के कारण टोटल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिससे कि हमारी ऊष्मा का रूप में बदल के उसमें हीट उत्पन्न हो जाती है। तीसरी चीज हमने क्या देखी, चौथी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है जो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, उसका क्रम क्या होता है, सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में फिर कम और गैस में और कम। और लास्ट पॉइंट हमारा ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो आर पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो आर जो कि है तुम्हारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, तो भाई अगर आर बढ़ेगा तो एफ कम होगा और एफ बढ़ेगा तो आर कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रियल गैस। क्या है, रियल गैस। रियल गैस हम कल देखेंगे। रियल गैस है, एक्चुअली में रियल गैस की कल्पना की गई है, ठीक है, होती नहीं है रियल गैस, रियल गैस की ओनली कल्पना की गई है। तो इस प्रकार से बताया है रियल गैस में कि वे सभी गैसें जो सामान्य ताप दाब पर बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं, वे सभी गैसें क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, रियल गैसेज या आदर्श गैसें, आइडल गैसें कहलाती हैं, आइडल गैसें। ठीक है, अब आइडल गैसें हम कल पढ़ेंगे और आइडल गैसों से संबंधित जो भी है हमारे लॉज वगैरह, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इस टाइप से लॉ आगे भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी रियल गैस की, आइडल गैस की, वो हम आगे देखते हैं। तो आज के लिए है आपकी काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी दो कॉन्सेप्ट हैं, ऊर्जा ही ऊष्मा का रूप है, प्रत्येक पदार्थ आणविक नेचर का होता है, हमने देखा। फिर उसके बाद तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि इसी से सब कुछ डिसाइड हो रहा है। फिर एक डायग्राम बनाया, देख लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लेना। बाकी कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में या मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।